जब हम लोगों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेम कहानी के बारे में जाना, उनकी लव स्टोरी को देखा, तो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया उसे। और आप लोगों की मांग है कि देश की जो चर्चित फेमस लव स्टोरी रही है, प्रेम कहानी रही है, उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, एक एक करके उन्हें कवर करना चाहिए। तो चलिए ये भी आप लोगों की बात मान लेता हूं। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ कोई हम लोग हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, हम लोग आंकड़े लेते हैं और उन आंकड़ों को आप लोग कहीं से भी मिला सकते हैं। मुझे लगता है कि सही जानकारी दी जाती है। बहुत बड़ी रिसर्च करके ये तैयार किया जाता है मटेरियल। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष भी रही, महाराष्ट्र के तीसरे राज्यपाल भी रही हैं, लोकसभा सदस्य भी रही हैं। और इनका जन्म 18 अगस्त सन 1900 में हुआ था। 1 दिसंबर 1990 में इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही। और आप देखिए इनके पति जिनसे शादी हुई थी, रंजीत सीताराम पंडित इनके पति का नाम था। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये आप देखिए। और आप देखिए जिनकी बात करें हम लोग, जिनके से लव था इनका, उनका था नाम सैयद हुसैन। और ये लव स्टोरी काफी चर्चा बटोरी है। सैयद हुसैन और विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर रहा हूं मैं। तो मिस्र की राजधानी में काहिरा में एक आप देखेंगे कब्रिस्तान आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है अल अराफा, और जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द सिटी ऑफ द डेड। ये कहां देखने को मिलेगा? मिस्र की राजधानी काहिरा में। इस कब्रिस्तान में एक अकेला भारतीय दफन है जो अपने जमाने में एक बहुत बड़ा अध्येता, पत्रकार और देश प्रेमी था, और जिसने आप देखिए सालों तक भारत के बाहर रहकर उसकी आजादी के लिए बहुत पसीना बहाया था। और इस शख्स का नाम था सैयद हुसैन, जिसका जन्म सन 1888 में ढाका में हुआ था। हुसैन मामूली शख्स नहीं थे, ये भी याद रखिए। और एन.एस. विनोद उनकी जीवनी द फॉरगॉटेन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन में लिखते हैं। सैयद अपने समय के निहायत ही आकर्षक विद्वान और सुसंस्कृत शख्स थे, और जिनमें आप देखिए अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की गजब की क्षमता थी। वो एक असाधारण लेखक और धर्मनिरपेक्ष देशभक्त थे। और कहते हैं कि वे लिखते हैं कि उनकी उपलब्धियों को शायद इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश के एक बहुत बड़े परिवार की नाराजगी का सबब बनना पड़ा। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बड़े योगदान उपलब्धियों के बावजूद उनके देश और इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू ने बनाया इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक। कहते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद सैयद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय पत्रकार बनना ज्यादा पसंद किया। सैयद 5 फीट 10 इंच लंबे थे और अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार इतना जबरदस्त था कि इंग्लैंड की कई महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकती थी। और इंग्लैंड में 7 साल रहने के बाद सैयद नवंबर 1916 में भारत लौटते हैं, और 1 महीने बाद ही उन्होंने बंबई के बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में बतौर उप संपादक काम करना शुरू कर दिया था। आगे कहते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखे उनके लेखों को पूरे भारत में बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता था। उन लेखों पर मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी की भी नजर गई थी। सैयद हुसैन की असली कहानी शुरू होती है जनवरी 1919 में, जब मोतीलाल नेहरू ने उनके लेखन से प्रभावित होकर इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक बनने के लिए इलाहाबाद आमंत्रित किया। और कहते हैं कि इस अखबार का दफ्तर शुरू में मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में हुआ करता था, और सैयद को 1500 रुपए के वेतन पर रखा गया, जो उस जमाने में बड़ी तनख्वाह हुआ करती थी। और सैयद हुसैन ने विजय लक्ष्मी पंडित से किया गुपचुप विवाह, ये भी बात आती है। कहते हैं कि जब सैयद इंडिपेंडेंट के संपादक बनकर इलाहाबाद आए तो शुरू में आनंद भवन में ही रुके। उन्हीं दिनों मोतीलाल नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित ने सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू को लिखे पत्र में लिखा है कि सैयद हमारे साथ ही रहे हैं क्योंकि उनका प्रेस के पास कोई ढंग का घर नहीं मिल पाया था उन्हें। और आनंद भवन में रहने की वजह सैयद को नेहरू परिवार को से घुल मिल जाने में के कई मौके मिले।
और कहते हैं कि जब विजयलक्ष्मी की उम्र 19 वर्ष की थी तो बहुत सुंदर थी। घर में लोग उन्हें नान कहकर पुकारते थे। हालांकि सैयद उनसे उम्र में 12 वर्ष बड़े थे, लेकिन वो उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। विजयलक्ष्मी भी उनकी तरफ खिंची चली गई। फिर आगे कहते हैं कि उन दिनों इलाहाबाद जैसे शहर में इंग्लैंड में पढ़े लिखे आकर्षक युवा ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, और उन्हीं दिनों सैयद हुसैन को लंदन में होने वाली खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लिए चुना जाता है। एक सूत्र के अनुसार कहा जाता है कि दोनों ने सैयद के लंदन जाने से पहले गुपचुप तरीके से मुस्लिम तरीके से विवाह भी कर लिया था। और NS विनोद लिखते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला कि उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। वो इस बात पर आग बबूला हो गए, और इस वजह से इस तरह की चीज उनके अपने घर में परिवार की निगरानी के बावजूद कैसे हो गए। और जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बहन से कम नाराज नहीं थे। कहते हैं कि विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा में किया सैयद हुसैन का जिक्र। जो विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, अपने बारे में लिखा हुआ है, उसमें सैयद हुसैन का जिक्र किया हुआ है। बाद में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा स्कॉप ऑफ हैप्पीनेस में स्वीकार किया कि अपने किशोरावस्था में मैं एक युवक सैयद हुसैन की तरफ आकर्षित हो गई थी। उन्हें मेरे पिता ने इंडिपेंडेंट अखबार का संपादक नियुक्त किया था। और वे लिखती हैं कि उस जमाने में जहां हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, और उस परिवार का सदस्य होने के नाते जिसके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, मैंने सोचा कि धर्म के बाहर शादी करना बहुत अजूबी बात नहीं होगी, लेकिन शादी के मामलों में अभी भी परंपरा का बोलबाला था। लिहाजा मुझे ये समझने के लिए मना लिया गया कि ऐसा करना गलत होगा। विजयलक्ष्मी पंडित की बहन कृष्णा हटी सिंह ने भी अपनी आत्मकथा बी नेहरूज में इस घटना का जिक्र दबे छिपे अंदाज में किया है। वे लिखते हैं कि सन 1920 में मेरी बहन की मंगनी रंजीत सीताराम पंडित से हो गई, लेकिन इससे पहले मेरे पिता ने उनके लिए एक वर ढूंढा था, लेकिन उन्होंने उससे शादी करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो एक लड़के को चाहती हैं। और उन्होंने लिखा है कि इनके पिता का मानना था कि वो लड़का उनके लायक नहीं है, और इसकी वजह से मेरे पिता और नान बहन के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। वो गांधी जी उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ रहने उनके साबरमती आश्रम चली गईं, और गांधी जी के प्रयासों के बाद 6 महीने में नान और पिताजी के बीच संबंध सामान्य हो गए थे। कटरा में सैयद हुसैन के घर पर हुआ था निकाह। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए मशहूर लेखिका शीला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेज जिन्ना में लिखा था कि इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि मोतीलाल नेहरू जैसे दुनियादार शख्स ने, जिन्होंने इंग्लैंड में पढ़ रहे अपने बेटे जवाहरलाल को किसी अंग्रेज लड़की से संबंध ना बनाने की सलाह दी थी, किस तरह एक स्मार्ट, संवेदनशील और आप देखिए बेहतरीन से ने बनाने की सलाह दी थी अपने पुत्र को, कि अंग्रेजी लड़की से संबंध बनाने की सलाह दी थी, इजाजत दी थी। बेहतरीन शख्सियत के मालिक युवा को अपनी निहायत ही सुंदर लड़की नान के सामने छोड़ दिया। और कहते हैं, वे लिखती हैं कि जब तक मोतीलाल नेहरू को पता चलता है कि उनकी छत के नीचे क्या हो रहा है, वो लोग अनौपचारिक रूप से शादी कर चुके थे, जैसा सैयद हुसैन ने अपने दोस्त सरोजिनी नायडू के सामने बाद में स्वीकार भी किया है। कहते हैं कि इस शादी का वर्णन एक पाकिस्तानी पत्रकार HM अब्बासी ने डेली न्यूज के 17 नवंबर 1971 के अंक में छपे अपने लेख लव लाइफ ऑफ मिसेज पंडित में किया है। और अब्बासी लिखते हैं कि मैंने अपने दादा हजरत मौलाना रशीद काफरी के फाकरी के पास बैठा हुआ था। अभी एक आदमी ने उनके कान में आकर कुछ कहा। मौलाना फौरन खड़े हुए, बोले सैयद ने मुझे बुलाया है। मैं उनके साथ सैयद हुसैन में कि कटरा में मेयर कॉलेज के सामने वाले घर में गया। और कहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जब मैं वहां पहुंचा तो करीब आधा दर्जन लोग उनके बरामदे में खड़े थे। सैयद काफी परेशान दिख रहे थे। पास में मिस पंडित बैठी हुई थी और जिनके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे। वहां मौजूद लोगों में नवाब सर मोहम्मद यूसुफ, जो बाद में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बने, और सैयद असगर हुसैन भी थे। ये दोनों सैयद के करीबी दोस्त भी थे। और मुझे तभी पता चला कि सैयद और विजयलक्ष्मी पंडित की उसी समय शादी होने वाली थी। कहते हैं कि इनके दादा मौलाना रशीद फाकरी ने उन्हें उन दोनों का निकाह पढ़वाया था और नेहरू ने कागजात जलवाए। उस जमाने के मशहूर वकील KL गोबा ने, जिन्होंने खुद एक मुस्लिम महिला से शादी की थी, अपनी कथा फ्रेंड्स एंड फौज में लिखा था कि हिंदू मुस्लिम रोमांस का सबसे ताजा उदाहरण है एक कश्मीरी महिला जो द इंडिपेंडेंट अखबार के मुस्लिम संपादक के साथ चली गई थी। महात्मा गांधी के निजी हस्तक्षेप के बाद उस लड़की को तलाक दिया गया। बाद में वो गुजरात में जाकर रही और बहुत मशहूर महिला बन गई। शादी की कहानी के एक और स्रोत नेहरू के सचिव रहे
M.O. माथाई, जो अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ नेहरूज एज में लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अमृत कौर ने, जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं, गांधी के पास रखी एक सील्ड फाइल नेहरू के पास पहुंचाई थी। और वे लिखते हैं कि नेहरू ने फाइल खोलने के बाद मुझे बुलाकर कहा था कि इस फाइल में विजयलक्ष्मी के सैयद हुसैन के साथ जाने संबंधी कागजात हैं, आप उनको जला दीजिए। मैंने उनके अनुरोध किया कि एक कागज आप मेरे पास रहने दीजिए, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुए और मैं उनसे फाइल लेकर सीधे प्रधानमंत्री निवास के रसोई घर गया और तब वहां खड़ा रहा जब तक कि वो कागज राख में नहीं बदल गए। और मोतीलाल नेहरू गांधी ने सैयद पर बनाया था दबाव, ऐसा भी कहा जाता है। इस कहानी ने तब दिलचस्प मोड़ लिया जब सैयद हुसैन ने अचानक 18 दिसंबर 1919 को द इंडिपेंडेंट के संपादक पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन अखबार में अपना अंतिम संपादकीय भी लिखा। 22 दिसंबर को इलाहाबाद में एक समारोह हुआ जिसमें कई लोगों ने राष्ट्रीय मसलों में सैयद के योगदान, उनके लेखन की तारीफ की और इसके तुरंत बाद हुसैन खिलाफत कमेटी और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने अमृतसर चले जाते हैं। NS विनोद लिखते हैं कि इस अधिवेशन से कुछ समय निकालकर गांधी और मोतीलाल नेहरू ने सैयद हुसैन से इस दुस्साहसी काम के लिए सवाल जवाब किए होंगे और उन्हें इस शादी को तोड़ने के लिए बनाया भी होगा। वे लिखते हैं कि चूंकि सैयद का इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, चतुर गांधी ने उनसे तब तक इंग्लैंड में रहने का अनुरोध किया जब तक कि यह मामला ठंडा नहीं पड़ जाता है। और सैयद इन दो सम्मानित महानुभावों की संयुक्त हमलों का सामना नहीं कर पाए और युवा जोड़ी अपनी शादी तोड़ने के लिए राजी हो गया। और कहते हैं कि जिन्ना और सैयद की शादियों में कई समानता हैं। बाद में विजयलक्ष्मी पंडित ने 13 मार्च 1920 को पदमजा नायडू को लिखे पत्र में इशारा भी किया कि गांधी ने उनसे और सैयद से मिलकर उनके वैवाहिक मिस एडवेंचर के लिए उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई। जल्द ही सैयद लंदन जाने के लिए बंबई रवाना हो गए और विजयलक्ष्मी को उनके दिमाग और आत्मा की शुद्धि के लिए गांधी जी के साबरमती आश्रम में भेज दिया गया। और NS विनोद लिखते हैं कि पद्मजा और कुछ हद तक उनकी मां सरोजनी नायडू उन लड़कियों के लिए एंगनी ऑट का काम करती थी जो इस तरह के संबंध बनाने की हिम्मत करती थी। पहले वो जिन्ना की पत्नी रति की राजदार हुआ करती थी, बाद में वो विजयलक्ष्मी पंडित की भी राजदार बनी। आगे आप देखते हैं, वे लिखते हैं कि एक सवाल उठना भी लाजिम है, क्या जिन्ना और रति के विवाह से प्रेरणा लेकर तो सैयद और विजयलक्ष्मी ने अपनी शादी की योजना नहीं बनाई थी? दोनों शादियों में कई समानताएं थीं। एक तरफ पढ़ा लिखा एक अभिजात मुसलमान अपने से कहीं छोटी पारसी लड़की से शादी कर रहा था, दूसरी तरफ एक अच्छे परिवार का मुस्लिम लड़का अपने से कहीं छोटी कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से शादी रचा रहा था। नेहरू आप देखेंगे कश्मीरी ब्राह्मण थे ना, उन्हीं की बात हो रही। विजयलक्ष्मी पंडित को गांधी जी के साबरमती आश्रम भेजा गया। अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी जी महात्मा गांधी आनंद भवन गए और कहते हैं कि आनंद भवन में अपने प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने सुझाव दिया कि विजयलक्ष्मी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में उनके साथ कुछ दिन गुजारें। विजयलक्ष्मी लिखती हैं कि मेरी मां का मानना था कि मेरी पश्चिमी तरीके से हुए पालन पोषण के कारण मैं गैर परंपरागत ढंग से सोचने लगी हूं, इसलिए उन्होंने गांधी जी के मेरे साबरमती आश्रम जाने के सुझाव का स्वागत किया। विजयलक्ष्मी को साबरमती जाना पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने जैसे ही उस जगह को देखा मेरा दिल बैठ गया, वहां की हर चीज नीरस और आंखों के लिए अप्रिय थी। उन्होंने आगे लिखा है कि हम प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते और फिर अपने कमरे में झाड़ू लगाते और हम पास की नदी में अपने कपड़े धोने जाते थे। आश्रम में जोर रहता था और हमारी खाने की सभी इच्छाएं मर जाएं। आश्रम में उगने वाली कुछ सब्जियों के बिना नमक मसाले और घी के उबाल दिया जाता था और उनको हम चपातियों और चावल के साथ खाते थे। आश्रम में ना तो चाय पीने के लिए दी जाती थी और ना ही कॉफी देखने को मिलती थी। कॉफी रंजीत सिंह पंडित से हुए विजयलक्ष्मी की शादी, ये भी आप देखें। मोतीलाल नेहरू ने रहने और खाने के पश्चिमी तरीके जरूर अपना लिए हों, लेकिन दिल में वो परंपरागत हिंदू थे जो एक कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम से शादी करे। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से भले ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हों, लेकिन वो परंपराओं में उतना यकीन करते थे जितना मोतीलाल नेहरू। आगे कहते हैं कि यही कारण था कि उन्होंने 1926 में अपने बेटे मनीलाल को मुस्लिम लड़की फातिमा गुल से शादी नहीं करने दी थी, महात्मा गांधी ने। और सैयद के लंदन जाने के कुछ महीनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित की मगनी महाराष्ट्र के शाश्वत ब्राह्मण रंजीत पंडित से कर दी गई थी। और कहते हैं कि 9 मई 1921 को इलाहाबाद में उनकी शादी हुई, जिसमें गांधी जी ने भी शिरकत की। इस शादी में सरोजनी नायडू भी आई हुई थी। और 15 मई 1921 में
आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी लैला लैला मनी को एक पत्र में लिखा, बेचारा सैयद, उसके लिए मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन फिर भी शुक्र है इसका अंत इस तरह हुआ क्योंकि विजय लक्ष्मी को इसके शायद ही कोई फर्क पड़ा। हाँ, सैयद हुसैन ताउम्र विवाहित अविवाहित जरूर रहे हैं। सैयद हुसैन ने शादी नहीं की थी, आगे ये भी याद रखिएगा। आगे आप देखिए, सैयद और विजयलक्ष्मी की शादी का मसला ब्रिटिश संसद में भी उठा। इस शादी की गूंज ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सुनाई दी। 14 अप्रैल 1920 को कंजर्वेटिव सांसद कुथवर्ट ने जेम्स ने भारतीय मामलों के मंत्री एडविन मोंटागू से लिखित सवाल पूछा, क्या यह सही है इस देश की हाल में भारतीय खिलाफत प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में यात्रा करने वाले सैयद हुसैन पर मोतीलाल नेहरू की बेटी का अपहरण करने का आरोप है। और एडविन मोंटागू ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैयद ने इसका प्रतिरोध करते हुए जेम्स को एक पत्र लिखकर कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मेरे चरित्र पर गंभीर और बेबुनियाद टिप्पणी की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस आधार पर ऐसी बेतुकी बात कही है। आप अपने इस कथन को वापस लीजिए और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मगर आप में जरा भी इज्जत बाकी है तो आप ये बात संसद के बाहर आकर कर देखिए ताकि मैं इसका यथोचित जवाब दे सकूं। सैयद हुसैन 26 सालों तक भारत नहीं लौटे। सैयद हुसैन ने 1920 में जो भारत छोड़ा तो वो अगले 26 साल तक भारत नहीं लौटे। बीच में 1937 में कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। इतने समय में आप देखिए प्रेम प्रसंग सब खत्म हो जाता है। उन्होंने पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका की धरती पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस दौरान भारत में हो रही घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग के उदय, पाकिस्तान बनाने के लिए उनके पुराने दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना के किए गए आंदोलन, नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, धर्म के आधार पर देश के विभाजन से उनका सीधा सबिका वास्ता नहीं पड़ा। और आप देखते हैं कि लंदन प्रवास के दौरान सैयद हुसैन राष्ट्रवादी अखबार इंडिया के संपादक रहे। अक्टूबर 1921 में उन्होंने लंदन छोड़कर अमेरिका का रुख किया, जहां वो 1946 तक रहे। इस दौरान वो पूरे अमेरिका में घूम घूम कर भारत की आज़ादी के पक्ष में भाषण दिए। 1924 से 1928 तक वे द न्यू ओरिएंट के संपादक रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके अखबार में महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, खलील जिब्रान, सरोजिनी नायडू, वर्ट रैंड रसेल के लिए छपे थे लेख। और इसके बाद उन्होंने एक और पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया का भी संपादन किया। उन्होंने हमेशा भारत की सांस्कृतिक एकता की वकालत की। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम, वो पूरी तरह से भारतीय है। और उस दौरान वो शायद उन गिने चुने लोगों में से थे जो अविभाजित भारत का सपना देखते थे, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। और सैयद हुसैन के भारत वापस आने के फैसले पर नेहरू की ठंडी प्रतिक्रिया। कहते हैं कि 1945 में जब विजयलक्ष्मी पंडित अमेरिका गई तो वो 26 साल बाद अपने हुसैन से मिली थी। और 1946 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन नेहरू की तरफ से उन्हें बहुत ठंडा जवाब मिला था। और उन्होंने लिखा कि आप अमेरिका में रहकर भारत के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। एमओ मथाई लिखते हैं कि नेहरू का जवाब उस संभावना को रोकने के लिए था कि विजयलक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन फिर से संपर्क में आ जाएंगे और उनके बारे में बातों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। जाहिर था कि नेहरू ने 30 साल पहले उनकी बहन के साथ हुए उनके प्रेम संबंधों को भुलाया नहीं था। कहते हैं कि नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ और सैयद को मिस्र में राजदूत नियुक्त किया। नेहरू और गांधी को हतोत्साहित किए जाने के बावजूद सैयद हुसैन 1940 में भारत वापस लौट आए। उस समय विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थी। 2 साल पहले उनके पति रंजीत पंडित का देहावसान हो चुका था। उस समय जवाहरलाल नेहरू 17 यॉर्क रोड पर रहते थे। जब भी विजयलक्ष्मी लखनऊ से दिल्ली आती तो वो अपने भाई के घर पर ही ठहरती थी। और एमओ मथाई की बात मानी जाए तो रिमलेस चश्मा लगाए सैयद हुसैन रोज सुबह नेहरू के घर पहुंच जाते थे। उनकी पतलून के पीछे की जेब में कौन एक का एक फ्लास्क रखा रहता था, जिसमें वो समय समय में कौन एक का घूंट भरते रहते थे। और विजयलक्ष्मी पंडित सैयद हुसैन की मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कहते हैं संभवतः यही कारण है कि नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल सदस्यों खासकर लियाकत अली ने इसका घोर विरोध भी किया था। खुद विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि उन्हें अपने भाई का यह फैसला पसंद नहीं आया था, यानी कि सैयद हुसैन से दूरियां बढ़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ सैयद हुसैन को मिस्र में भारत के पहले राजदूत के तौर पर भेजा गया था। और इसके पीछे नेहरू की मंशा रही होगी कि विजयलक्ष्मी और सैयद हुसैन को मिलने का मौका इतनी आसानी से ना मिल सके। मिस्र में सैयद हुसैन का देहावसान। कहते हैं सैयद हुसैन 3 मार्च 1948 को मिस्र के सम्राट
एम फारूक के सामने अपने परिचय पत्र पेश किए हैं इन्होंने। और आप देखते हैं कि उनका 4 घोड़ों की बग्गी में बैठाकर परंपरागत रूप से मिस्र की सम्राट के महल अब्दीन पैलेस ले जाया गया था। और उनके जुलूस में मिस्र की सेना के करीब 100 घुड़सवार चले थे। महल में उनके पहुंचते ही उन्हें सम्राट के अंगरक्षकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। और काहिरा में अपने प्रवास के दौरान सैयद घर में ना रहकर सैफ हार्ट होटल में रहे थे। और उनके मित्र प्रवास के दौरान जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी बेटियां चंद्रलेखा, नयनतारा उनसे मिलने वहां गए। लेकिन एक वर्ष के अंदर ही सैयद हुसैन का अचानक दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो जाती है। उस समय उनकी उम्र 61 साल थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में ही उनके पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया था। और मिस्र की सरकार ने एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मई 1949 में काहिरा जाकर सैयद हुसैन की कब्र पर फूल भी चढ़ाए थे। और कुछ दिनों बाद विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बन गई। न्यूयॉर्क की अपनी सरकारी यात्राओं के दौरान वो अक्सर काहिरा में रुकती थी और सैयद हुसैन की कब्र पर फूल भी चढ़ाती थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये कहानी है विजय लक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आंकड़े देखे हैं और ये आंकड़े बड़ी रिसर्च करके आप देख रहे हैं कि सभी ने स्वीकार भी किए हैं। तो इस तरह की कहानियां हम लोग सभी के बारे में देखते रहेंगे, चाहे वो नेहरू गांधी परिवार की हों या उसके उस परिवार के बाहर भी हों। देश में बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनकी इस तरह की कहानियां चलती रही हैं।